सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम अपने जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है उसके पार्ट 2 में हैं। पहले हम यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BA 4 सेमेस्टर का हिस्ट्री का, वो हम देख चुके हैं। आज हम आपका यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पेपर के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं। और इसमें आपकी पॉलिसीज़ हैं, व्यवस्थाएँ हैं, नीतियाँ हैं जो आर्थिक प्रभाव के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई थी। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे वो इस चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें आप देखोगे अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियां। तो ये क्वेश्चन एक मेन क्वेश्चन आ सकता है जो 17 साढ़े 17 नंबर का जो आपका मेन क्वेश्चन होता है उस तरीके से आ सकता है। और इसके अंदर जो हमारे 3 पॉइंट आएंगे जो उन्होंने आर्थिक नीतियां बनाई अंग्रेजों ने, किस तरीके से वो आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे थे अपना, हमें शोषण कर रहे थे, हमें लूट रहे थे। लेकिन लूट कैसे रहे थे? नीतियां बना बनाकर। तो उसमें एक स्थायी बंदोबस्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से टिप्पणी के लिए भी आता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, ये तीनों पॉइंट है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के अंतर्गत। यानी अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां बनाई वो 3 नीतियां थी प्रमुख, और ये तीनों अलग से आपकी अलग से टिप्पणी करने के लिए भी आती है। तो आपको तीनों ही देखनी है। आपका ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया, साढ़े 17 नंबर का क्वेश्चन आया तो तीनों लिख देंगे, और अलग अलग से क्वेश्चन आया तो एक एक करके टिप्पणी के लिए कर देंगे। तो तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी की आर्थिक नीति। अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो इसे इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे आप। तो सबसे पहले बताएंगे अंग्रेज हमारे 1600 में आए, और वो कैसे आए? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। उनका उद्देश्य खाली व्यापार करना था। तो आप देख सकते हो जब शुरुआत में आए तो उनका उद्देश्य व्यापार करना है, तो आगे चल के आर्थिक सशक्तिकरण बहुत लाजमी सी बात है। और उसको करने के लिए वो धीरे धीरे आर्थिक नीतियां भी, शोषणकारी नीतियां, दमनकारी नीतियां भी बनाते जा रहे थे। इसके बाद इनका उद्देश्य प्रमुख क्या था? किसी भी कंपनी का, किसी भी देश का उद्देश्य, अगर वो कहीं जाके व्यापार कर रहा है तो उसका उद्देश्य होगा लाभ कमाना, आर्थिक लाभ कमाना। और जब उन्हें धीरे धीरे दिखा कि हम यहाँ पे शासन कर सकते हैं, आपने देखा 1757 में प्लासी हुआ, पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा रखा है। प्लासी के बाद बक्सर हुआ, और बक्सर के बाद इन्होंने देखा कि पूरे तरीके से हमारा आर्थिक सशक्तिकरण हो चुका है। और इसके बाद इन्होंने कृषि क्षेत्रों में नीतियां बनाई, क्योंकि आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत को आर्थिक रूप से निचोड़ना है, शोषण करना है जो अंग्रेज चाहते थे। तो उसके लिए आपको कृषि के क्षेत्र में ही नीतियां बनानी पड़ेंगी। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि 1600 में कंपनी आई और उद्देश्य के लिए आई, लाभ के उद्देश्य के लिए आई, व्यापार करना चाहती थी। फिर 1757 में प्लासी के बाद और बक्सर के बाद उनका सशक्तिकरण हो गया और शिकंजा और मजबूत हो गया। और उसके बाद जाके उन्होंने पहली पॉलिसी बनाई जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। इसे आप और 2 नामों से जानते हैं, जैसे इस्तेमारी बंदोबस्त और दूसरा नाम इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त नाम से पता चलता है कि इसमें कुछ तो स्थायी किया है, कुछ परमानेंट किया है। तो सीधी सी बात है, वो चाहते हैं हमसे क्या कर, तो इसमें कर को ही स्थायी कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। क्योंकि अंग्रेजों को भी दिक्कत होती थी, हमको भी दिक्कत होती थी, कभी उपज ज्यादा होती थी, कभी उपज कम होती थी। ऐसी स्थिति में टैक्स भी ऊपर नीचे होता रहता था। कई बार अंग्रेजों को लगता था किसान झूठ बोल रहा है, कई बार किसानों को लगता था कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन अंग्रेज फिर भी हमसे टैक्स लेके चला जा रहा है। तो इस स्थिति को संभालने के लिए स्थायी बंदोबस्त को लाया गया। स्थायी बंदोबस्त की स्थापना 1793 में की गई, और 1793 में इसकी स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। तो ये मुख्य बातें हैं कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा बनाया गया। इसे इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत कर की राशि को स्थायी कर दिया गया। आगे देखते हैं। तो ये व्यवस्था प्रमुख तौर पर सबसे पहले बंगाल में लागू हुई, और उस समय बंगाल के साथ 2 प्रांत और जुड़े हुए थे, एक था बिहार और एक उड़ीसा। तो प्रमुख तौर पे इन 3 जगहों पे ये 1793 में लागू हो गई, कॉर्नवालिस ने लागू कर दी। और इसे मैंने आपको बताया जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया, क्योंकि इसमें जमींदार नियुक्त किए गए अंग्रेजों द्वारा। इसमें अंग्रेज ज्यादा अपना रोल नहीं निभाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को पता था हम भारतीय भूमि को, भारतीय किसानों को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, किसका कैसा उत्पादन है, किस तरीके से टैक्स लेना है, इस चीज को भी अंग्रेज इतने अच्छे से नहीं जानते जितना अच्छे से जमींदार समझ सकते हैं। क्योंकि जमींदार कहाँ का है भाई? यहीं का है। तो जमींदार को जमीन का मालिक बनाया गया, जमीन पर मालिकाना हक दिया गया, और इसकी नियुक्ति करी गई कर एकत्रित करने के लिए, ताकि हमें सही समय पे सही से कर एकत्रित करके दे दे। और ये कर एकत्रित करके अंग्रेजी सरकार या फिर अधिकारी को दे देते थे। तो आपको स्थायी बंदोबस्त समझ आया। स्थायी बंदोबस्त 1793 की बंदोबस्त है। 1793 में कर की राशि को स्थायी कर दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। इसे जमींदारी व्यवस्था भी कह रहे हैं, क्योंकि सारा रोल जमींदारों का है।
इसके अंतर्गत एक व्यवस्था रखी गई, सूर्यास्त विधि। अब ये स्थायी बंदोबस्त तो किसानों के लिए है, लेकिन जमींदार जो उनके ऊपर नियुक्त किए गए हैं, जो कर एकत्रित करके अंग्रेजों को देंगे, उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई, सूर्यास्त विधि। इसमें एक समय सुनिश्चित किया गया। यह समय सुनिश्चित था जमींदारों के लिए, क्योंकि अंग्रेजों को किसानों से तो मतलब नहीं है, अंग्रेजों को मतलब है जमींदारों से। तो जमींदारों का एक समय सुनिश्चित किया गया। उस समय से पहले कर चुकाना होता था जमींदारों को। अगर वो कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। तो इसमें किसानों को भी दिक्कत है और जमींदारों को भी दिक्कत है। इसी वजह से जमींदार भी किसानों का बहुत ज्यादा शोषण करता था, क्योंकि उसे पता है कि भाई अगर मैंने जमींदारी बचानी है अपनी, मेरे को जमींदारी पद बनाए रखना है, तो मुझे कैसे भी करके किसानों से टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। इसके लिए आगे चल के वो जो जमींदार था वो किसानों के साथ हिंसा भी करता था। जमींदार हिंसा करता था किसका? कृषकों का। अब इससे फिर कृषकों को होती थी समस्याएं। तो एक पॉइंट बनेगा आपका कि स्थायी बंदोबस्त से, स्मृति बंदोबस्त से किसानों को क्या क्या समस्याएं होती थी या इसका क्या परिणाम निकले। परिणाम सारे जो है वो समस्याओं में ही निकले, तो आप परिणाम में समस्याएं लिखेंगे। तो क्या क्या समस्याएं थी अगर देखे जाए तो समस्याएं, सबसे पहला, कर की राशि शुरुआत में ही बहुत ज्यादा इकट्ठी कर मतलब ऊंची रखी गई। यानी अंग्रेज ऐसा नहीं थे कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि भाई किसानों के लिए कर मतलब इकट्ठा वो फिक्स कर दो। फिक्स करने के बाद क्या है, किसानों को दिक्कत नहीं होगी। तो वो ये अपने लाभ के लिए देख रहे थे, उनके लाभ के लिए देख रहे थे। उन्हें लग रहा था किसान कभी कम देता है, कभी ज़्यादा देता है, कभी दिक्कत देता है। तो ऐसा करते हैं, किसान उत्पादन करे या ना करे हमें उससे मतलब नहीं है, हम जमींदार को नियुक्त कर दे रहे हैं, हमें टैक्स लेने से भी मतलब नहीं है, जमींदार जाके लेके आएगा, बस हमें कर को फिक्स करना है। हमने कर को फिक्स कर दिया। अब अपनी कैसे भी उत्पादन करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन टैक्स जमींदार को वो देगा ही देगा। तो इसमें ये दिक्कत थी, कर की राशि शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा ऊँची थी, कर की राशि बहुत ऊँची थी। दूसरा पॉइंट यह है कि उत्पादन बहुत ज्यादा होता नहीं था, उत्पादन बहुत अधिक नहीं था। उसके कई कारण थे, जैसे कि एक तो सरकारी सहयोग भी नहीं है। सरकार देखो आप, अंग्रेजी सरकार कितनी लालची है, ना वो सहयोग करती है ना वो अंग्रेजों की समस्याएं देखती है। उसे खाली टैक्स चाहिए, और टैक्स इस तरीके से चाहिए कि उन्होंने स्थायी बंदोबस्त कर दिया, यानी कि टैक्स हमें फिक्स चाहिए, चाहे उत्पादन हो या ना हो, हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो सरकारी सहयोग भी नहीं था। दूसरा, उनकी जो तकनीक थी वो तकनीक बिल्कुल परंपरागत थी अंग्रेजों की सॉरी किसानों की, कृषि करने की। इसके अलावा सिंचाई पर निर्भर थे वो लोग, सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थे। अब जब वर्षा पर निर्भर होंगे तो आप समझ सकते हो उत्पादन कितना ज्यादा होगा। तो उनका उत्पादन भी नहीं होता। इसके अलावा लास्ट पॉइंट और प्रमुख पॉइंट तो यह है, रुचि भी नहीं थी किसानों की। रुचि इसलिए नहीं थी क्योंकि आपको देख सकते हो कि एक तरफ तो अंग्रेज बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा है, उसके बाद मालिकाना हक भी किसको दे दिया गया? जमींदार को। तो किसान सोच रहा है मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे खेती कर रहा हूं, उगा रहा हूं, एक तरफ जमीनदार लेके चले जा रहा है, एक तरफ किसान लेके चले जा रहा है। और इस व्यवस्था में 11 भाग बांटते थे उत्पादन के। जो जमींदार था उसको 1/11 यानी कि 11वें का एक हिस्सा मिल जाता था, और उसे अपने अधिकारियों को 11 में से 10 हिस्सा पहुंचाना पड़ता था। तो ये भी आप इंट्रोडक्शन में ही लिखोगे, जो ईस्ट-मरारी बंदोबस्त का इंट्रोडक्शन है, जो हमने देखा भी कि ईस्ट-मरारी बंदोबस्त क्या है, स्थायी बंदोबस्त है, कब लागू किया गया, कैसे लागू किया, किसने लागू किया। तो इसमें आप ये बताओगे कि इसमें जो जमींदार होता था 10/1 मतलब 11/1 11वें का एक हिस्सा ले लेता था, और जो अंग्रेजों को पहुंचाता था वो 11वें का 10वां हिस्सा पहुंचा देता था। तो ये था आपकी ईस्ट-मरारी बंदोबस्त। इसके बाद आप देखोगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें इन्होंने क्या करा, जमींदारों को बीच में से हटा दिया। जैसा कि आपने पिछली व्यवस्था में देखा कि जमींदार बीच में होता था किसान और अंग्रेजों के, और जमींदार टैक्स इकट्ठा करता था। यहाँ पे उन्होंने किसानों को सहानुभूति देने की कोशिश करी और क्या करा, जमींदारों को हटा दिया और कहा टैक्स हम आपसे सीधे लेंगे और आप हो गए जमीन के मालिक। लेकिन एक सिर्फ सहानुभूति थी, आगे चल के किसानों को इससे भी बहुत ज्यादा समस्याएं आई। देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था को। फिर इसके पहला ट्रायल जो था, पहली बार इसका निर्माण किया गया था वो 1792 में किया गया था। आसानी से याद रख लोगे, जब कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त बनाया था उससे 1 साल पहले इसको बनाया था कर्नल रीड ने, कर्नल रीड मद्रास क्षेत्र में। लेकिन इसे पूरे तरीके से लागू नहीं किया, इसे पूर्णतः लागू करा टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो ने इसे लागू किया 1820 में, और कहीं कहीं 1828 भी दिया होता है। सबसे पहले इसे मद्रास में, फिर बंबई प्रांत में लागू किया गया। अब इस व्यवस्था में क्या कहा गया कि रैयत मतलब आप समझ लो, रैयत कृषकों को कहते हैं, किसानों को कहते हैं, जो है वो मालिक हो जाएगा
उस भूमि का जिस पे वो कृषि कर रहा है, जबकि स्थायी बंदोबस्त में मालिक होता था जमींदार। तो बेसिकली यहाँ पे रैयत यानी कि कृषक और सीधा सरकार का संबंध होता था। जो कृषक टैक्स देगा वो सीधे सीधे सरकार को देगा इस व्यवस्था के अंतर्गत। इस व्यवस्था में यह था कि सरकार ने एक नई लिस्ट बनाई, नई सूची बनाई, रजिस्टर तैयार करे और इसके बाद नाम लिखे मालिकों के, और मालिक कौन भाई? किसान। इसके अलावा इस रजिस्टर में सूचीबद्ध किया भूमि को, इसमें सीमा तय की गई भूमि की जो कृषि के लिए है। तो यहाँ पे इन्होंने एक सूची बना ली, रजिस्टर बना लिया, सब चीज़ें फिक्स कर ली कि किस तरीके से कौन मालिक है, किसकी ज़मीन है, ताकि टैक्स लेने में आसानी हो। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि कर जो था वो लगभग 50%, कहीं कहीं 1/3 यानी कि 33% रखा, और ये भारत के 51% क्षेत्र में लागू हुआ। संपूर्ण भारत के 51% क्षेत्र में लागू हुआ रैयतवाड़ी व्यवस्था। साथ ही ये जमीन की जांच भी करते थे। ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कृषकों के लिए। जमीन की जांच के बाद तय करते थे कि कितना उर्वरक डलेगा, कितनी सिंचाई की जरूरत है, कैसी फसल उग सकती है और अच्छी फसल किस तरीके से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। लेकिन कुछ दोष इसके भी थे। तो क्या दोष थे हम देखते हैं। इसमें दोष ये था कि शुरुआत में तो ये बहुत अच्छी लगी कृषकों को, शुरुआत में तो मालिक बन गए, अच्छा लगा। लेकिन आगे चल के दिक्कतें इसलिए हुई क्योंकि कृषकों से कर जो लिया जा रहा था वो यहाँ पे भी ऊंची दरों पर था। अब कृषकों के साथ दिक्कत ही दिक्कत है। कर ऊंचा उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। उन्हें मालिक बनाओ, चाहे जमींदारों को मालिक बनाओ, उनकी समस्या कर थी, उनकी जमीन का मालिक समस्या नहीं थी। इन्होंने समस्या दूसरी चेंज करी, लेकिन यहाँ इनकी समस्या दूसरी थी। इन्होंने क्या करा, मालिक बना दिया इनको। वो ठीक है, लेकिन भाई टैक्स तो इनको ही देना पड़ रहा है। दिक्कत तो इन्हीं को हो रही है अब भी। तो वहाँ भी दिक्कत थी, यहाँ भी दिक्कत थी। शुरू में इन्हें बहुत अच्छा लगा, इन्हें लगा रजिस्टर में हमारे नाम से हट रहे हैं, इन्हें लगा कि भाई मालिक हम हो गए, जमींदार हट गए, हमें जमींदार मारता था। लेकिन ऊंचे टैक्स लेने अब आ रहे थे सरकारी अफसर। और आप इस बात को समझो, जमींदार तो फिर भी भारतीय था, भावनाओं को समझता था, कई बार मोल भाव कर लेता था, लेकिन सरकारी अफसर तो हमारी भाषा भी नहीं समझेगा, वो तो वैसे ही अंग्रेज है। तो वो बहुत ज़्यादा हिंसा करते थे। आपने फिल्में देखी होंगी, बहुत ज़्यादा हिंसा करते थे वो, और क्रूर होते थे। उन्हें मतलब था सारी खाली कर एकत्रित करने से। तो ये था इसका दोष। इसका दोष यह है कि कर इनके में भी एकत्रित ज़्यादा करना पड़ता था, और इसमें दिक्कत ये थी कि अंग्रेजी अफसर आता था तो हमारी बातों को भी नहीं समझता था और समस्याओं को भी नहीं समझता था, कैसे भी करके कर एकत्रित करना ही होता था। तो इससे टिप्पणी अगर हम इस पर करें तो टिप्पणी ये कर सकते हैं कि जो मालिक होता है और कृषक होता है उनका अगर सीधा संबंध भी बन जाए तब भी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका समाधान नहीं हो सकता। इनके बीच भी अगर संबंध बन गया तो भी समस्या रहती ही है। तो असली समस्या का निदान नहीं हो पाया था, खाली फॉर्मेलिटी वाली समस्या, जिससे कृषकों को डर लग रहा है जमींदारों की मार से, वो तो हटा दिए, लेकिन असली मार जो उनकी एक्चुअल में मार थी वो थी अधिक टैक्स, उसे नहीं हटाया, बल्कि अब उसे लेने एक अंग्रेज आदमी आ रहा था। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें आपने देखा 1792 में इसे पहली बार बनाया गया था कर्नल रीड द्वारा, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। लागू करा 1820 से 28 के बीच में बंबई प्रांत और मद्रास प्रांत में टॉमस मुनरो ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसमें क्या था, रैयत जो कृषक होते हैं वो मालिक हो गए भूमि के, और सरकार और रैयत के बीच में से जमींदार अब हट गए। जमींदार या तालुकदार जो भी होता है वो पूरे तरीके से हट गए। तो इस पॉइंट को भी आप ऐड करोगे। इसके बाद आपने देखा इसमें क्या प्रावधान क्या करेगा, एक नई सूची बनाई गई, रजिस्टर बनाया गया, जिसमें सबका नाम लिखा गया और किसानों को बड़ा अच्छा लगा, भाई अब हम मालिक हो गए ज़मीन के। इसके अलावा उनकी सूची तैयार करी, भूमि का सीमा तय करी कि इतनी भूमि इसकी है, फिर जमीनों की जांच करी, फिर फिक्स किया कि टैक्स कहीं 50% से 1/3% लिया गया और भारत के 51% क्षेत्र में लागू हुआ। इसका दोष अगर हम देखें तो हम इस पर टॉपिक डाल सकते हैं कि ये एक तरह का दोष है। दोष या समस्या, इसकी आलोचना करोगे आप तो कैसे करोगे कि शुरुआत में कर भले ही किसानों को अच्छा लगा, लेकिन ये आगे चल के दिक्कत देने लग गया। दिक्कत देने का कारण यही था कि इसमें भी कर की जो राशि थी बहुत ज़्यादा ऊंची थी। इसके अलावा जो सरकारी अफसर थे वो कंपैरेटिवली जमींदारों के और ज़्यादा क्रूर और हिंसक होते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा महालवाड़ी व्यवस्था, अंग्रेजों की आर्थिक नीति सशक्तिकरण के क्रम में तीसरा पॉइंट महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के जीतने के बाद, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि मराठाओं से युद्ध जीत गए,
और जब मराठाओं से ये जीत गए तो इनको गंगा घाटी क्षेत्र हाथ में मिला। आपको पता है गंगा घाटी क्षेत्र भारत के उत्तर में है, यानी उत्तरी भारत भी अब इनके नियंत्रण में आ गया। इससे पहले की व्यवस्था है आपने देखी, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था साउथ में हुई थी, दक्षिण भारत में हुई थी, जबकि स्थायी बंदोबस्त जो थी अपनी पूर्वी भारत में हुई थी। लेकिन अब भारत के अंग्रेजों के हाथ में पश्चिमी भारत भी आ गया, गंगा घाटी क्षेत्र भी आ गया, जिसमें संयुक्त प्रांत था, जिसमें पंजाब था, मराठा क्षेत्र था। तो इन क्षेत्रों में भी इन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी। महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 1819 में मैकेंजी द्वारा बनाई गई थी। इसमें क्या था, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, कोई मोहल्ला, कोई कस्बा या कोई गांव, उसको एक इकाई में मान लिया गया। लाइक ये एक इकाई है और इसका एक कोई भी जो मुखिया होगा या फिर कोई भी प्रतिनिधि होगा, उसको जिम्मेदारी दी गई। जिम्मेदारी किस चीज़ की दी गई? कर एकत्रित करने की। देखिए व्यवस्था कैसे बढ़ रही है। पहले जमींदार को नियुक्त किया गया स्थायी बंदोबस्त में, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में खुद किसानों को मालिक बना दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या करा कि देखा भारत एक सामुदायिक क्षेत्र है। सामुदायिक क्षेत्र मतलब क्या है भाई, यहाँ पे सामुदायिक भावना बहुत ज़्यादा है, लोग समुदाय समाज को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो अंग्रेजों ने इसी का फ़ायदा उठाया और इसी के तहत अंग्रेजों ने क्या करा, सामुदायिक व्यवस्था लागू करी, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इसे ग्रामीण व्यवस्था भी कहते हैं, ग्रामीण व्यवस्था, क्योंकि इसमें संपूर्ण ग्राम से एक साथ कर लिया जाता था। और एक साथ कौन कर लेता था? जो इसका प्रतिनिधि होता था, जो इसका मुखिया होता था, और उसे लंबरदार कहते थे। यानी लंबरदार को अंग्रेज नियुक्त कर रहे हैं, जो मुखिया भी हो सकता है या कोई जमींदार भी हो सकता है, और ये नियुक्त है कर एकत्रित करने के लिए। और कर एकत्रित करके ये भी सेम जमींदारों की तरह अंग्रेजी अधिकारियों को देगा। अब स्थिति में किसानों को थोड़ी राहत मिली, जब किसानों को लगा कि अब हमारे गांव के हाथ में बात आ गई, हमारे गांव के समुदाय के मुखिया जो है जमींदार गांव के ही है, और हमारा समुदाय मिल के सारे काम कर रहा है, हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि किसको कर देना है और कर करने वाला हम पे शोषण नहीं करेगा, ऐसा लगने लग गया उन्हें। लेकिन आगे चल के दिक्कत यहाँ पे भी ऐसी आई, इसके भी बहुत सारे दोस्त निकले। दोस्त ऐसे कि यहाँ भी शोषण की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो बिचौलिए थे, बिचौली यानी कि जो मुखिया थे, वो अपना लाभ कमा रहे थे। आपको पता है किसी के हाथ में भी शक्ति जाएगी, पॉलिटिकल का एक थॉट है कि शक्ति आएगी तो लालच आएगा, लाभ आएगा, उद्देश्य आएगा और इंसान कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसे ही इन बिचौलियों ने करा, इन लंबरदारों ने करा। इन्होंने क्या करा कि किसानों पे और टैक्स ज़्यादा लेने लग गए। इनके बीच बात होती थी, जो लंबरदार होते थे वो अंग्रेज़ों से बात कर रहे हैं कि क्या बात है, क्या नीति है, और नीति इनके बीच तय हो गई, कर इनके बीच तय हो गया। लेकिन किसान इससे अपरिचित रहता था, किसानों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती थी। ऐसी स्थिति में लंबरदार इस चीज़ का फ़ायदा उठाता और किसानों का शोषण करने की पूरी कोशिश करते रहते थे। तो हम देखेंगे आगे इसमें प्रावधान क्या हुए थे। वैसे तो इसके प्रावधान की बात करें तो ये स्थायी प्लस रैयतवाड़ी दोनों का ही मिश्रण था। स्थायी का मिश्रण आपने देख लिया, वहाँ ज़मींदार होता था, यहाँ ज़मींदार ना होके लंबरदार हो रहा है। बस लंबरदार की ये चीज़ है कि ये उसी गांव का होता था, तो लोगों को थोड़ी सहानुभूति होती थी कि हमारे समुदाय के हाथ में बात है, बट आपने देखा कि ये भी शोषण कर रहा है। रैयतवाड़ी की बात ये थी कि इन्होंने भी मुआवजा कह रहा हूँ, मुआयना किया ज़मीन का मुआयना करने का उद्देश्य इनका था उत्पादन को बढ़ाना। जैसा कि रैयतवाड़ी में था, तो आप इन दोनों का प्रावधान मिला के लिख लोगे कि भाई स्थायी में क्या था, एक ज़मींदार था, तो यहाँ पे कौन आ गया, लंबरदार हो गया। वहाँ पे ज़मींदार बहुत ज़्यादा शोषण करता था, यहाँ पे लंबरदार कम शोषण करता था, लेकिन शोषण यहाँ पे भी होता था, समुदाय के नाम पर शोषण होता था। ये भी हिंसा करते थे कभी कभी, क्योंकि जो लंबरदार होता था कभी भी वो उच्च व्यक्ति होगा, उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा। उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, किसी गरीब आदमी को तो शक्ति दी नहीं जाएगी। अगर गरीब आदमी को शक्ति दे देते तो आप सोचो गरीब आदमी कैसे टैक्स इकट्ठा करेगा, उसको खुद टैक्स देना है, और उसे कोई टैक्स क्या देंगे, उसे तो खुद मार के भगा देंगे। तो उच्च वर्ग के व्यक्ति को, शक्तिशाली व्यक्ति को ही दिया जाता था, और शक्तिशाली व्यक्ति शक्ति का भी प्रयोग करता था। तो कहीं ना कहीं ये भी शोषणकारी स्थिति हो जाती थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत जैसा कि मुआयना करा ज़मीन का, किस लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। साथ में सिंचाई के प्रावधान रखे कि सिंचाई अच्छे से करी जाए,
कैसे उत्पादन अच्छा सा करा जाए, अच्छी अच्छी फसलें उगाई जाए, तो ये सारे प्रावधान करे गए सिंचाई और फसल के लिए। तो आपने रैयत महालवाड़ी व्यवस्था भी देख लिया। महालवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी ने बनाया बेसिकली, और कब बनाया? जब हेस्टिंग्स युद्ध जीत गए थे। किससे? मराठाओं से। जब उत्तरी क्षेत्र इनके हाथ में आ गया, और इसमें क्या है, एक मोहल्ला, एक कस्बा सुनिश्चित कर दिया। उस कस्बे का एक मुखिया या प्रतिनिधि होता था, जिसे हम नंबरदार कहते थे। नंबरदार को क्या करते थे? जिम्मेदारी दी जाती थी कर एकत्रित करने की। ये कर एकत्रित करके क्या करता था? जो अधिकारी होते थे उन्हें जाके देता था, अंग्रेजी अधिकारी को, जैसे स्थायी बंदोबस्त में होता था। लेकिन इसका दोष बताया मैंने आपको, जो लास्ट में लिख सकते हो आप। दोष कैसा है कि इसका भी शोषण होता था। इसमें बिचौलिए जो होते थे वो अपना लाभ कमाना चाहते थे, वो भी शक्ति का फ़ायदा उठा रहे थे। और इसमें जो प्रावधान था वो भी देख लिया आपने। इसके प्रावधान दोनों से मिले जुले थे, स्थायी और रैयतवाड़ी से। तो इस चैप्टर के, इस यूनिट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने तीनों क्वेश्चन देख लिए। 3 क्वेश्चन क्या है? स्थायी बंदोबस्त, जो अलग से 17.5 नंबर का जो भी मेन क्वेश्चन होता है वो आ सकता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, ये दोनों टिप्पणी के लिए आ सकते हैं। या फिर सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजी आर्थिक नीतियाँ समझाएं या आलोचनात्मक व्याख्या करें या उनकी विशेषता बताएं, तो आप इन तीनों को लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने स्थायी बंदोबस्त देख लिया, इसके बाद हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था भी देख ली, इसके बाद हमने महालवाड़ी व्यवस्था भी देख ली। अब हम देखेंगे अगली यूनिट के बारे में, अगली यूनिट समझेंगे। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यही है कि महान विद्रोह जो है 1857 का, ये विद्रोह के क्या कारण थे और क्या परिणाम थे। तो पहले महान जो विद्रोह है ये बारे में समझ लो आप इस बारे में कि 1858 का विद्रोह है, 1857 का, सॉरी। इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ वो भी हिंसक आंदोलन, ये 1857 में हुआ। आप सबको पता है मंगल पांडे से बहुत ज़्यादा फेमस कहानी है इसकी। इसके अलावा 1857 से पहले 1757 में 100 साल पहले हम गुलाम बने थे, तो 100 साल बाद हमें लगा कि अब हम आज़ाद हो जाएंगे, तो हमने क्या करा? हिंसक आंदोलन कर दिया, लेकिन सफल नहीं रहा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन क्या है। तो इसका क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति के आंदोलन के क्या कारण हैं और क्या ही परिणाम होंगे। तो इसमें कारण परिणाम दोनों देखते हैं। तो परिचय में आप सबसे पहले देखोगे 1857 में क्रांति हुई। 1857 में क्रांति मेनली उत्तर भारत में हुई। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद इसकी नींव कैसे पड़ी? तो इसकी नींव मंगल पांडे से पड़ी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दी गई, और फांसी देने के बाद 10 मई से ये क्रांति शुरू हुई मेरठ की छावनी से। तो आप याद रखना कि मेरठ की छावनी से 10 मई को इस क्रांति की शुरुआत हुई, और 11 मई को ये सारे क्रांतिकारी दिल्ली आए। दिल्ली क्यों आए? क्योंकि दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल शासक था, उससे नेतृत्व की मांग करी। क्योंकि आपको पता है कोई भी बड़ा आंदोलन होगा तो उसके लिए एक बड़ा नेता चाहिए, और बड़ा नेता मात्र एक था उस समय, बहादुर शाह जफर। क्योंकि पूरे भारत के स्तर पर कोई किसी को जानता था तो मुगलों को जानता था, मुगलों का शासन था, और मुगल शासक अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली में था। तो देखो आप, मेरठ की छावनी में क्रांति शुरू हुई, लेकिन 10 मई के बाद ये सीधे 11 मई को दिल्ली आ गए, क्योंकि इनको नेतृत्वकर्ता चाहिए था। तो ये आप परिचय बताओगे, 1857 की क्रांति थी, उत्तर भारत में रही। मंगल पांडे की मृत्यु के बाद ये क्रांति और ज़्यादा आगे बढ़ गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई, और इसकी शुरुआत 10 मई को मेरठ की छावनी से हुई, 11 मई को ये दिल्ली आ गए। तो अब इसके पीछे क्या क्या कारण थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। इसके पहले कई सारे कारण हैं, तो इसके कारणों को हमने कई पार्ट्स में बांटे, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, बहुत सारे कारण। तो राजनीतिक कारण में हम देखें तो राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, राजनीति में हस्तक्षेप, अपना नियंत्रण करने की कोशिश। इसके अलावा राजनीति में भी अंग्रेज हमारा शोषण करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके लिए क्या करते हैं अंग्रेज हमने देखा पिछले जो यूनिट है उसमें भी देखा, आर्थिक शोषण के लिए आर्थिक नीतियाँ बना रहे हैं, तो राजनीतिक शोषण के लिए भी राजनीतिक नीतियाँ बनाएंगे। तो इन्होंने एक बनाई थी सहायक संधि, सहायक संधि बनाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि जो कि राज्यों में जबरदस्ती सहायता करने की संधि थी। अब ये क्या थी जबरदस्ती सहायता? आप सोचोगे अंग्रेज तो ऐसे है नहीं कि जबरदस्ती सहायता करेंगे, तो अंग्रेज सहायता के नाम पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे। अंग्रेजों ने राज्यों में सेना नियुक्त की। अंग्रेजों ने कहा कि सभी राज्यों में हमारी सेना होगी और वो आपको सुरक्षा देगी, लेकिन इस सेना की जिम्मेदारी सारी की सारी उस राज्य की होती थी। अब देखो, राज्य अपना खुद की जिम्मेदारी तो निभा नहीं पा रहा, अपनी जनता की जिम्मेदारी तो निभा नहीं पा रहा, उसको सेना की जिम्मेदारी एक्स्ट्रा मिल गई। उसके अलावा सेना का कंट्रोल रहता था, सेना का कंट्रोल रहता था,
उस पूरे राज्य पे, राजा पे और सेना से बिना पूछे, अनुमति के बिना वो कुछ भी काम नहीं कर सकता था। तो सहायक संधि नाम के लिए तो सहायक संधि थी, लेकिन इससे इनडायरेक्टली अंग्रेज हम पे कंट्रोल कर रहे थे। अपनी सेना नियुक्त कर दी और सेना की सारी जिम्मेदारी उस राज्य को दे दी और सेना का कंट्रोल रहता था उस राज्य पे, उस राजा पे। उसकी अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। कार्य जैसे युद्ध नहीं कर सकता, नीति भी नहीं बना सकता, संबंध भी किसी से नहीं तय कर सकता। तो इनडायरेक्टली उसी की जगह पे अपनी सेना भेज के अंग्रेजों ने हमें कैद कर लिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी की नीति। लॉर्ड डलहौजी का जो काल था वो 1850 के आसपास था, 1850 के दशक में था और इस काल में इन्होंने नीति बनाई थी हड़प की नीति। हड़प की नीति, इसे हम लैप्स की नीति भी कहते हैं, लैप्स पॉलिसी भी कहते हैं। अब इस पॉलिसी में ऐसा क्या था, जो राजनीतिक हस्तक्षेप था, राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप पर नियंत्रण करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए पॉलिसी थी। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या करा, जिस भी सत्ता की संतान नहीं होती थी, सत्ता की संतान नहीं होती थी, उस सत्ता को हड़प लेते थे। यानी उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, अंग्रेजी सत्ता का अधिकार हो जाएगा। यानी अंग्रेजी सत्ता मानती थी इसकी सत्ता नहीं है, उसके हम गोद ले रहे हैं, एक तरह से हम सत्ता में आ जाएंगे उसके। और इसका शिकार मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो इसका शिकार हुई थी झांसी की रानी। आपको पता होगा कि झांसी की रानी के पति की डेथ हो गई थी तो उन्होंने बच्चा गोद लिया, और जब बच्चा गोद लिया तो सरकार, अंग्रेजी सरकार ने इसका विरोध किया। अंग्रेजी सरकार की नीति के तहत वो बच्चा गोद भी नहीं ले सकती थी और उसे सत्ता भी अंग्रेजों को सौंपनी पड़ती, तो इसलिए अंग्रेजी सरकार का विरोध किया और युद्ध लड़ा झांसी की रानी ने। तो ये थी दूसरी पॉलिसी, जिस पॉलिसी का बहुत विरोध हुआ। और देखो आप, झांसी की रानी 1857 के युद्ध में शामिल थी। उसका प्रमुख कारण ही ये था कि इसकी लैप्स पॉलिसी या हड़प की नीति, जो लॉर्ड डलहौजी ने बताई थी 1850 के दशक में। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं अपना, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जो अर्थव्यवस्था से संबंधित था। तो अर्थव्यवस्था में तो हमारा शोषण ही होता आया है, चाहे औद्योगिकरण इनका। औद्योगिकरण का मतलब आप समझो, एक मिनट, हाँ, औद्योगिकरण में क्या ला रहे थे, मशीनीकरण ला रहे थे और मशीनीकरण से हस्तशिल्पों का पतन हो गया। तो पहला नुकसान ये हमारा हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ के तो मजदूर सारे बेचारे हाथ से काम करते थे। दूसरी चीज आप इसको देखोगे तो व्यापारीकरण, ये व्यापारीकरण पे ज़्यादा आगे चल रहे थे, वो भी कृषि की। कृषि के व्यापारीकरण का मतलब उन फसलों को उगाना जो व्यापार के लिए लाभदायक हो, जैसे नील, जैसे अफीम। अब बेचारा किसान कोई अनाज उगाए तो वो खा भी ले, नील अफीम को क्या करेगा। और नील अफीम जब बिकती थी तो अंग्रेजों की अपनी मर्जी की कीमत पे बिकती थी। ऐसी स्थिति में फिर उन्हें नुकसान झेलना पड़ता था। और इसके अलावा पूरे व्यापार पर एक अधिकार हो चुका था अंग्रेजों का, यानी व्यापारी भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान में थे और बहुत ज़्यादा लाचार हो रखे थे। उन्हें बस चाहिए था कि कैसे भी करके अंग्रेजी शासन खत्म किया जाए। प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी जो थे लगभग सारे अंग्रेजी थे, कुछ भारतीय थे, और जो भारतीय थे वो निचले पद पे थे। इन्होंने भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार कार्यपालिका में भी, यानी जो प्रशासन काम कर रही है उसमें भी, और भ्रष्टाचार न्यायिक व्यवस्था में भी। जो न्यायालय में इंसान न्याय के लिए जाता है वो जाता है किस लिए, बाहर उसके साथ गलत होता है, बाहर उसको लूटा मारा जाता है। यहाँ तो ऐसी स्थिति हो गई कि प्रशासन ही ऐसा हो गया कि न्यायालय में आप जाओगे तो वहीं लूट जाओगे। तो प्रशासन भी स्थिति ऐसी हो गई जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। लास्ट पॉइंट देखोगे, सैन्य कारण और तत्कालीन कारण। सैन्य कारण में सैनिकों की स्थिति, सैनिक कौन से, भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिकों की स्थिति ऐसी थी कि इन्हें सिर्फ निचला पद मिलता था, लेकिन युद्ध में हमेशा आगे मिलते थे। यानी युद्ध में इन्हें आगे कर देते थे, पद नीचे देते थे। वेतन की बात करें तो इनका वेतन आप समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम होता था। और इनको धार्मिक चिन्ह या जातिगत चिन्ह पहनने की आज़ादी नहीं थी। यानी अपने समुदाय, अपनी जाति को कोई चिन्ह भी नहीं पहन सकते थे, अपनी मान्यताएं भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मंगल पांडे की मृत्यु तो आपको पता ही है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, बैरकपुर से 34वीं बटालियन के सैनिक थे। जब वो मरे तो और सैन्य कारण बन गया। और तत्कालीन कारण में अफवाहें थी, कुछ अफवाहें जैसे कि कारतूस एनफील्ड बंदूक का, कारतूस के बारे में आपने सुना होगा, बचपन में छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस बनाए जा रहे थे और इन कारतूसों से जो सैनिक थे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। दूसरी अफवाह ये थी कि
हड्डी का चूरा है, हड्डी का चूरा किसका? गाय और सूअर की। तो कुल मिला के गाय से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और सूअर से मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वो ईसाई की ओर कन्वर्ट हो जाएंगे। वो ईसाईकरण चाहते थे, और मंगल पांडे की मृत्यु भी इसकी तत्कालीन कारण का मुख्य मुद्दा है। तो आपने देख लिया 1857 की क्रांति के सारे कारण, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सैन्य और जितने कारण थे। इसके अलावा आप उससे पहले का क्वेश्चन जान चुके हैं जो कि आर्थिक नीति के संबंध में था, जिसमें महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ी आपने, स्थायी बंदोबस्त पढ़ा आपने, रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ा आपने। तो ये दोनों यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद 3 यूनिट और आपकी बचती है, वो हम अगली पार्ट में करेंगे। इससे पहले की 2 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पिछले पार्ट में करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लें, और इस वीडियो का जो आपका PDF है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक भी आप जाके ज्वाइन कर ले। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में अगले 3 यूनिट के साथ, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।